बहू बेटी की पहली गोद भराई। समीक्षा अपनी नंद को हल्दी लगा रही होती है। नंद जी, इस हल्दी के रंग से आप बहुत ज्यादा सुंदर और निखर जाओगी, और फिर देखना आप अपनी शादी वाले दिन कितनी सुंदर लगोगी। अरे भाभी, आप चिंता मत करो, आपकी नंद पूरी शादी में अलग ही नजर आएगी, आखिर दुल्हन जो हूँ। हल्दी लगाने के बाद समीक्षा गोपी को साफ पानी से नहला देती है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाती है और कहती है, ये लो हमारी प्यारी नंद जी, हमारे हाथों से खा लो, क्योंकि शादी के बाद फिर आपके पति देव ही आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। नंद भाभी दोनों हंसने लगती हैं। कुछ दिनों में गोपी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल विदा हो जाती है। वहीं उसके जाने के बाद गोदावरी के बेटे कुणाल को प्रमोशन मिल जाता है और उसे एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए दुबई भेजा जाता है। समीक्षा, मेरे सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करने के बाद बैग में रखना। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारी तैयारियां अच्छे से की हैं। आपको वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं लगेगी। सारा सामान आपके बैग में अच्छे से रख दिया है। कुणाल ये सुनकर समीक्षा को गले से लगाता है और कहता है, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, और फिर देखना मेरे प्रमोशन के साथ हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तभी गोदावरी अपने बेटे को बुलाती है। कुणाल अपनी माँ गोदावरी के पास जाता है, जहाँ गोदावरी दही शक्कर अपने बेटे को देती है। भगवान तुझे हमेशा सफलता दे। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर कुणाल घर से निकल जाता है, जिसके बाद वह दुबई के लिए एयरपोर्ट पहुंचकर प्लेन में बैठ जाता है। लेकिन जिस चीज की कल्पना ना तो समीक्षा ने की थी और ना ही गोदावरी ने, वही हो जाती है। कुणाल की फ्लाइट क्रैश हो जाती है और वह उस दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जब ये बात गोदावरी और समीक्षा को पता चलती है तो वह फूट फूट कर रोती है। लेकिन गोदावरी इस घटना का जिम्मेदार भी समीक्षा को ही बना देती है। यही इस घटना के असली कारण है। इस उल्टा की वजह से मेरे बेटे के साथ ये सब हुआ है। पता नहीं क्या सोचकर मैंने इस मनहूस से अपने बेटे की शादी करवा दी। गोपी अपनी ससुराल से आ जाती है और अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ इतना कुछ बोलते हुए देख अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन गोपी की भी बात गोदावरी नहीं सुनती, जिसके चलते गोपी अकेले में समीक्षा से कहती है, माँ की बातों का बुरा मत मानना भाभी, माँ भी बहुत परेशानी में है, इसलिए ऐसी बातें बोल रही हैं। कोई बात नहीं ननद जी, मैं समझ सकती हूँ बेटे के जाने का दुख क्या होता है। जब मेरा भाई भगवान को प्यारा हुआ था तो मेरी माँ का भी ऐसे ही बहुत बुरा हाल हो गया था। ऐसा कहकर समीक्षा रोने लगती है। गोपी उसे चुप करवाती है। उस दिन के बाद से समीक्षा के लिए सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब उसकी सास गोदावरी उसे जरा भी पसंद नहीं करती। ऊपर से दिन रात खूब सारे ताने सुना दिया करती। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद गोपी के गर्भवती होने की खबर गोदावरी को मिलती है और वह फोन पर अपनी बेटी से कहती है, बेटिया तो चिंता मत कर, ये खुशखबरी तो आनी ही थी। अब देखना तेरे आंगन में एक नन्हा मुन्ना बालक आएगा और मैं बहुत जल्द नानी बन जाऊंगी। 1-2 महीने बाद मैं तुझे खुद लेने तेरे ससुराल आऊंगी। गोदावरी ऐसा कहकर फोन काटती ही है कि तभी अचानक समीक्षा की तबीयत बिगड़ जाती है। इसी के चलते उसे ये पता चलता है कि वो भी गर्भवती है। माँ जी, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। कुणाल जी का बच्चा अब मेरी कोख में है। इस घर में खुशियां आने वाली हैं और नन्हे मुन्ने पैर भी। समीक्षा के ऐसा कहने के बाद भी गोदावरी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बहू से कहती है, हाँ, तेरी ये फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, चल जाकर काम कर ले। गोदावरी समीक्षा को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। समीक्षा को इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती। वहीं 2 से 3 महीने बाद ही वो अपनी बेटी को अपने घर पर ही ले आती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। बेटी, मैंने तेरे लिए पालक की सब्जी पनीर के साथ बनाई है और मेथी के पराठे भी। ये देख, ये जूस है, इसे पी लेना, इससे तेरी सेहत अच्छी बनी रहेगी, जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अरे माँ, जब से मैं घर में आई हूँ तब से आपने मेरी इतनी देख रेख की है कि मैं क्या बताऊँ, और अब मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है। वैसे भाभी ने तो कुछ खाया ही नहीं है, चलो ये मैं उन्हें खिला देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है उस मनहूस के पास जाने की, चुपचाप जो मैं तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आई हूँ उसे खाओ, तुम्हारे बच्चे के लिए जरूरी है। गुस्से में ऐसा कहकर गोदावरी वहां से चली जाती है। गोपी को अपनी भाभी के लिए बहुत बुरा लगता है। ऐसा बर्ताव जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो भाभी को कैसा लगता होगा। खैर, ये मैं उन्हें खिलाने के लिए लेकर जरूर जाऊंगी।
उन्हें भी अच्छे खाने की जरूरत है। गोपी अपने हाथों से अपनी भाभी को खाना खिलाती है। वहीं कुछ महीने और बीतने के बाद गोदावरी अपनी बेटी की गोद भराई की रस्म रखती है। सुन बेटी, मैंने तेरी गोद भराई की रस्म रख दी है और तेरे ससुराल के सभी लोगों को भी बुला दिया है, और हमारे गांव के लोग तो आएंगे ही। देखना, मैं तेरे लिए इतने सारे तोहफे लेकर आऊंगी कि गोद भराई की रस्म में सब लोग देखते ही रह जाएंगे। अच्छा माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब भाभी के लिए क्या लेकर आई हो? गोदावरी अपनी बेटी की बात सुनकर उसे नजरअंदाज कर देती है और कोई जवाब नहीं देती। वहीं कुछ दिन बाद जब गोपी की गोद भराई होती है तो वह अपनी बहू से जाकर कहती है, आज मेरी बेटी की गोद भराई है। किसी भी मेहमान को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और खाना सारा तुम बनाओगी और स्वादिष्ट बनाना। गोदावरी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी समीक्षा अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी सबके लिए खाना बनाती है। वहीं गोदावरी अपनी बेटी गोपी की गोद भराई की रस्म कर रही होती है, और इसी बीच वह अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी की भी तो गोद भराई की रस्म है, आप उन्हें क्यों नहीं लेकर आई? बेटी, तू पागल हो गई है क्या? उस मनहूस को ऐसे अच्छे दिन पर यहाँ नहीं बुलाना चाहूंगी। मेरे बेटे को तो वो खा गई, कहीं मेरे आने वाले नाती को ना खा जाए। गोदावरी के ऐसा कहने के बाद अपनी बेटी को वो ढेर सारे तोहफे, साड़ियाँ, मिठाइयाँ, गहने देती है। इस बात का गोपी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ उसकी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, और अगले ही दिन वो अपने पैसों से अपनी भाभी के लिए बनारसी साड़ियाँ, मिठाइयाँ और कुछ तोहफे उसके आने वाले बच्चों के लिए लेकर आती है, और उसके कमरे में जाकर उसे देते हुए कहती है, माँ ने बेशक आपकी गोद भराई ना की तो क्या हुआ, मेरे लिए आप आज भी अनमोल हो और बिल्कुल वैसे ही हो। ये सब मेरी तरफ से आपको और आपके बच्चे के लिए। समीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बेशक भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन हीरे जैसी नंद मुझे दी है, और मेरे लिए अब इतना ही काफी। ऐसे ही कुछ दिन और भी बीतने लगते हैं, और वो दिन आ जाता है जिस दिन गोपी को अचानक से लेबर पेन शुरू हो जाता है। गोपी के चिल्लाने के बाद गोदावरी भागते हुए सीढ़ियों पर से आ रही होती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। ये देख समीक्षा हैरान रह जाती है। वो जैसे तैसे करके एम्बुलेंस को फोन करती है और अपनी सास और नंद को अस्पताल लेकर पहुंचती है, जहां डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। वहीं समीक्षा को भी अस्पताल में लेबर पेन शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही गोदावरी को होश आ जाता है, वो डॉक्टर के पास जाकर पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी और उसका बच्चा दोनों ही सलामत है। वो तो भगवान का शुक्र है कि आपकी बहू सही समय पर तुम दोनों को अस्पताल ले आई, वरना आपकी बेटी और उसके बच्चे को बचाना मुश्किल हो सकता था। वैसे आपकी बहू को भी एक बहुत प्यारा बेटा हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकती हैं। डॉक्टर के कहने पर सबसे पहले गोदावरी अपनी बहू को देखने जाती है, जहां वह अपनी बहू के बेटे को देखते ही बहुत खुश होती है और उसे अपने बेटे की याद आ जाती है। गोदावरी अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद वो सब कुछ भुलाकर अपनी बहू के साथ एक नई शुरुआत करती है। अब वह सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस गर्मी ने तो मेरा गला ही सुखा दिया, मटके में भी एक बूंद पानी नहीं है। क्या हो माँ जी, आप यहाँ चूल्हे के पास क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था क्या आपको? बहुत गर्मी में मेरी प्यास के मारे जान ही निकल रही है। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, जाकर पानी ले आ। ठीक है माँ जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। कोमल मटका उठाती है और गांव की कुछ औरतों के साथ पानी भरने के लिए दूसरे गांव जाती है। अब तो पानी के लिए बस ये नदी ही बची है। मेरे तो पैर जवाब देते हैं रोज इतनी दूर यहाँ पानी भरने के आने की वजह से। क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। बातें करते हुए कोमल और सविता अपने अपने घर पहुंच जाती हैं। कोमल अपनी सास ममता, पति प्रदीप और 6 साल के बेटे सूरज के साथ रहती थी। प्रदीप लकड़ी बेचने का काम करता था। वो अक्सर जंगलों में लकड़ी काट कर लाकर उन्हें गांव भर में बेचा करता था। गांव में पानी की कमी के चलते कोमल को हर रोज कई किलोमीटर चलकर पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। ऐसे ही उनकी गरीबी में दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन जब कोमल मटके में पानी भरकर घर वापस लौट रही होती है कि तभी चक्कर आने की वजह से कोमल नीचे गिर जाती है और उसका भरा हुआ पानी का मटका गिर जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? मटके के 2 टुकड़े हो गए। घर में सब लोग पानी का इंतजार कर रहे होंगे। खाने का समय भी हो गया है।
अब मैं क्या करूं? ये बोलते ही कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी वो देखती है कि उसके टूटे हुए आधे मटके के अंदर अभी भी थोड़ा पानी बचा है। इसमें थोड़ा पानी बच गया है, सही सही, लेकिन मेरा परिवार 2 घूंट तो पानी पी ही लेगा। लेकिन इस पानी को मैं लेकर कैसे जाऊं? मटका तो टूट गया है। कोमल इतना बोल ही रही होती है कि कोमल की नजर सामने वाले एक पेड़ पर पड़ती है और वो देखती है कि उस पेड़ के पास एक लकड़ी का मटका रखा हुआ था। अरे ये क्या? ये मटका तो लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन लकड़ी के मटके कब से बनने लग गए हैं? खैर छोड़ो, मैं जल्दी से इस पानी को लेकर जाकर इस लकड़ी के मटके में डाल देती हूँ। इतना बोलकर जल्दी से कोमल बचा हुआ पानी लकड़ी के मटके में डाल देती है कि तभी कोमल देखती है कि वो थोड़ा सा पानी उस लकड़ी के मटके में जाते ही ज्यादा हो गया है। अरे ये पानी तो इतना कम था, लेकिन इतना सारा कैसे हो गया? भगवान, लगता है मेरी आंखों का धोखा है। कोमल जल्दी से उस लकड़ी के मटके को उठाती है और उसे अपने घर ले आती है, जिसके बाद कोमल और उसके परिवार वाले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब कोमल की सास उस लकड़ी के मटके से पानी लेने जाती है तो कोमल बहू, तो ये लकड़ी का मटका कहाँ से लेकर आई है? लकड़ी का मटका कब से बनने लग गया? माँ जी, रास्ते में आते हुए मुझे वो मिट्टी का मटका गिरकर टूट गया था। मुझे वहीं पर ये लकड़ी का मटका दिखा तो मैंने बचा हुआ पानी इसमें ही डाल दिया, लेकिन पानी डालने के बाद ये मटका पानी से पूरा भर गया था। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि थोड़े से पानी से ये मटका भर कैसे सकता है। बहू, तू एक काम कर, थोड़े से चावल बचे हैं, तू वो चावल लेकर आ। कोमल बचे हुए चावल लेकर आती है। वहीं ममता उस लकड़ी के मटके का पानी दूसरे बर्तन में निकालकर वो चावल उस लकड़ी के मटके में डाल देती है और देखते ही देखते वो पूरा मटका चावल से भर जाता है। मुझे तो लग ही रहा था कि ये जादुई मटका है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब देख बहू, कैसे हमारी सारी परेशानियां दूर होती हैं। जादुई लकड़ी का मटका पाकर ममता और कोमल दोनों ही बहुत खुश होती हैं। कोमल बहू, जा जल्दी से अपनी साड़ी, चूड़ियां और बाकी सब के भी कपड़े ले आ। कोमल सारी चीज ले आती है। जैसे ही ममता उस मटके में वो सारी चीज डालती है तो एक साड़ी की बजाय उस मटके से कई और साड़ियां, चूड़ियां, बच्चों के कपड़े निकलते हैं। बहू, इसमें तो हर एक चीज दुगनी हो जाती है। अब तो हम लखपति बन जाएंगे। तो इस लकड़ी के मटके को घर के अंदर कहीं छुपा दे। किसी को इस लकड़ी के मटके के बारे में, जो कि जादुई है, पता नहीं चलना चाहिए। कोमल उस जादुई लकड़ी के मटके को अपने घर में छुपा देती है और जब भी ममता को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो उस चीज को उस मटके में डालकर उसे दोगुनी कर लेती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, ममता बहन, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मुझे तुम 2000 का एक नोट दे सकती हो क्या? मैं तुम्हें अभी थोड़ी ही देर में लौटा दूंगी। लेकिन तुम्हें 2000 का नोट क्यों चाहिए? और अगर थोड़ी देर में वापस कर दोगी तो लेने की क्या जरूरत है? मुझे दे दो, मैं तुम्हें अभी वापस कर दूंगी। ममता के कहने पर कलावती उसे 2000 रुपए का एक नोट दे देती है और ममता उस 2000 रुपए के नोट को लेकर जादुई मटकी के अंदर डाल देती है और देखते ही देखते वो जादुई लकड़ी का मटका 2000 रुपए के नोटों की गड्डियों से भर जाता है। माँ जी, ये गलत है। आप लालच में आकर क्या कर रही हैं? हम इस जादुई लकड़ी के मटके से अपनी जरूरत पूरा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका गलत फायदा उठाएं। अगर आप ऐसे करती रही तो गांव वालों को हम पर शक हो जाएगा। कोई शक नहीं होगा। मैं तो बस अपने घर की परेशानियों को दूर कर रही हूँ ताकि हम सब लोग एक अच्छा जीवन जी सके। ये देख, इन पैसों से हम लोग क्या क्या खरीद सकते। नया घर, बच्चों के लिए नए कपड़े, तेरे लिए नए गहने और हर एक चीज। बस तू इस लकड़ी के मटके को संभाल कर रख। अपनी सास के बढ़ते लालच को देख अब कोमल परेशान होने लगी थी। ममता उन पैसों से अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेती है और उस बड़े से घर में उनकी जरूरत का सारा सामान होता है। सभी गांव वाले ममता की ये तरक्की देखकर काफी हैरान होते हैं और पूरे गांव में सिर्फ ममता की ही चर्चे होते हैं। लगता है इस ममता के हाथ में कोई खजाना लग गया है। देखो तो जरा, कुछ ही महीनों में झोपड़ी में रहने वाले लोग कैसे महल जैसे घर में रह रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस बात का पता जरूर लगाना होगा। सेठ गिरधारी लाल शाम के होने का इंतजार करता है। शाम होने के बाद वो अंधेरे में गिरधारी लाल ममता के घर के पीछे जाता है और खिड़की से झांक कर देखता है कि ममता जैसे ही उस जादुई लकड़ी के मटके में सोने का सिक्का डालती है तो वो जादुई लकड़ी का मटका सोने के सिक्कों से भर जाता है। अच्छा, तो ये राज है इन गरीबों के इतने अमीर होने का।
अगर ये जादुई लकड़ी का मटका मेरे हाथ लग गया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। रात होते ही मैं इस मटके को चुरा लूंगा। गिरधारी लाल ममता के घर के पीछे ही छुपकर रात होने का इंतजार करता है और जैसे ही रात होने के बाद सब लोग सो जाते हैं तो गिरधारी लाल खिड़की के सहारे उनके घर में घुस जाता है और उस लकड़ी के मटके को चुरा कर वहां से जाने लगता है कि तभी अचानक गिरधारी लाल का पैर फिसलता है और वो मटके के साथ नीचे गिर जाता है, जिसके कारण गिरधारी लाल का हाथ उस मटके के अंदर ही फंस जाता है और देखते ही देखते गिरधारी लाल के 5 हाथ निकल आते हैं, जिसे देखकर गिरधारी लाल चिल्लाने लगता है। गिरधारी लाल की आवाज सुनकर ममता और कोमल भी वहां आ जाते हैं। सेठ गिरधारी लाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैं जादुई लकड़ी के मटके को चुराने के लिए आया था, लेकिन इसमें मेरा हाथ फंस गया और मेरे 5 हाथ निकल आए हैं। गिरधारी लाल को तड़पता देख कोमल जल्दी से जाती है और एक कुल्हाड़ी लेकर उस जादुई लकड़ी के मटके को तोड़ देती है, जिससे गिरधारी लाल का हाथ पहले की तरह हो जाता है और साथ ही साथ उस जादुई लकड़ी के मटके का जादू भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस जादुई मटके की कहानी यही खत्म हुई, वरना इसके लालच में आकर माँ जी आप न जाने और क्या क्या करती। भगवान ने हमारी मदद करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद काम करना ही छोड़ दें। हमारे पास अब सब कुछ है और अब हम अपनी मेहनत से हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। ममता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपना डाला छोड़कर काम करती है, जिसकी मदद से अब सारा परिवार खुशी खुशी रहता है।